अध्याय 3 देख रहे हैं, चुनाव और प्रतिनिधित्व। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी एलॉबरेटेड आंसर है, बड़े आंसर देने हैं। वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं, गुण और दोष बताइए। मताधिकार का क्या अर्थ है, मताधिकार के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। सार्वभौमिक मताधिकार के पक्ष में 4 तर्क दीजिए। ये सारे सवालों के जवाब एक ही होंगे, इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं, पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। वयस्क मताधिकार का अर्थ बताइए, वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता के पक्ष में तर्क दीजिए। और वयस्क मताधिकार के समर्थन का मुख्य आधार क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। लोकतांत्रिक शासन में वयस्क मताधिकार का महत्व समझाइए। तो सबका उत्तर उसी तरीके से होगा। पहले इसका अर्थ समझेंगे यानी परिभाषा समझेंगे। मताधिकार जो शब्द बना है वो बना है मत और अधिकार से। इसका मतलब है राय। राय मतलब मत, आपका पॉइंट क्या है, आपकी राय क्या है। तो अपनी राय प्रकट करने का अधिकार। अगर नागरिक शास्त्र की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत मताधिकार का अपना अलग अर्थ है, विशिष्ट अर्थ है, जिसके अनुसार देश के नागरिक इनको शासन चलाने हेतु या नागरिकों को शासन चलाने हेतु अपने जो उम्मीदवार हैं, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको चुनने का अधिकार प्राप्त है, उसे हम मताधिकार कहते हैं। ये जो अधिकार है ये नागरिक के मौलिक अधिकारों के हिसाब से माना गया है, लेकिन कुछ स्पेशल परिस्थितियां, सिचुएशन में नागरिक को, जो सिटीजन है इस कंट्री का, उसको मताधिकार से वंचित किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। तो गार्नर साहब ने लिखा मताधिकार के बारे में कि मताधिकार वह अधिकार है जिसे राज्य देश के हित साधक योग्य व्यक्तियों को प्रदान करता है। यानी जो लोग हैं जो देश का हित समझते हैं उनको ये अधिकार प्रदान करता है। और मताधिकार की प्राप्ति के लिए आयु, नागरिकता, निवास स्थान ये ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि आयु एक समय से ऊपर होनी चाहिए, एक उम्र से ऊपर होनी चाहिए, नागरिकता होनी चाहिए उस कंट्री की, और आप कहाँ रहते हैं, ये योग्यताएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। और कई देश ऐसे हैं जहाँ पर लिंग और शिक्षा को भी मताधिकार के लिए शर्त माना गया है कि भाई आपकी अगर शिक्षा इस लेवल से ऊपर नहीं है तो आप वोट नहीं दे पाएंगे। मताधिकार के कुछ प्रकार हैं, जैसे सीमित मताधिकार है, वयस्क मताधिकार है। सीमित अधिकार का मतलब यह होता है कि पूरा जो समाज है उसके कल्याण को ध्यान में रखकर यह अधिकार केवल उन लोगों को दिया जाना चाहिए जिनमें योग्यता हो, क्षमता हो। यानी ये मताधिकार शिक्षा, संपत्ति और पुरुषों को प्रदान करने के लिए सीमित किया जा सकता है। और ब्लंट, शली, मिल, हेनरी मैन, सिस्विक, लैकी वो इन विचारों के समर्थक थे। तो इन विचारों का ये मत था कि संपूर्ण समाज के हित को ध्यान में रखते हुए मताधिकार केवल उन लोगों को देना चाहिए जो वाकई में मतदान को समझते हैं, मतदान होता क्या है, और वो मतदान करते समय जो योग्य है, जो सक्षम है, जो एबल है, उन उम्मीदवार की पहचान कर सके। और ये विचारक संपत्ति, शिक्षा और लिंग इसके आधार पर मतदान को सीमित करना चाहते थे, तो इसीलिए इसको सीमित अधिकार कहते हैं। सीमित करना चाहते थे इसलिए सीमित अधिकार। अब सीमित मताधिकार के समर्थक जिनका मैंने नाम लिया, उनके आधार क्या थे कि सीमित क्यों करना चाहते थे। पहली चीज थी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का मताधिकार मानने वाले जो विचारक है वो कहते हैं कि मताधिकार केवल उन नागरिकों को ही मिलना चाहिए जिनके पास संपत्ति हो, प्रॉपर्टी हो, जो टैक्स देते हो, कर देते हो। यदि कोई संपत्ति विहीन है, अगर उसको यह अधिकार दिया गया तो ऐसे व्यक्तियों को वो चुनेंगे जो कानूनों द्वारा धनिकों की संपत्ति और अधिग्रहण करने का प्रयास करेंगे, और ये थोड़ा समाज के लिए गलत हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार, यहां ये मानते हैं कि जो निरक्षर हैं या शिक्षित हैं, जो अनपढ़ हैं, उनको मताधिकार नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो निरक्षर होते हैं उनमें समझदारी तो नहीं होती, वे राजनीति को नहीं समझते, वे जाति, धर्म और संबंधों से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि जो निरक्षर होते हैं या थोड़ा पढ़ाई जिनकी कम होती है, वो कोई भी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे उनको बरगला देता है, तो इसलिए वो गलत निर्णय ले सकते हैं। जब वयस्क या सार्वभौमिक मताधिकार की बात आती है तो कुछ विद्वान उन्होंने
हर एक नागरिक के लिए ये माना कि ये प्राकृतिक अधिकार है, नेचुरल है। कोई भी शिक्षा, लिंग, संपत्ति हो या किसी भी तरीके का भेदभाव एक निश्चित आयु किसी ने पा ली है उसके बाद नहीं होना चाहिए, उनको मताधिकार मिलना ही चाहिए। तो मत की इसी व्यवस्था को हम सार्वभौमिक मताधिकार, वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं, क्योंकि ये सभी स्त्री और पुरुषों को प्राप्त होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल, सार्वभौम मतलब यूनिवर्सल मताधिकार भी कहते हैं। अलग अलग राज्य मतलब देशों की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर वयस्क होने की आयु बिल्कुल अलग अलग है। जैसे भारत, इंग्लैंड, अमेरिका 18 साल के अगर ऊपर हो गए, स्विट्जरलैंड में 20 साल, नॉर्वे में 23 साल, हॉलैंड में 25 साल, यहां पर वयस्क माना जाता है। अगर कोई पागल है, दिवालिया है, अपराध जिसने किया हो या विदेशी हो, तो उनको मताधिकार नहीं मिलता है। वयस्क मताधिकार के क्या गुण हैं, इसमें पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं। वयस्क मताधिकार पूरे विश्व में ये सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो इसके गुण क्या है? सभी को हितों की रक्षा होती है, यानी लोक सत्ता की वास्तविक अभिव्यक्ति है। गार्नर साहब ने कहा था कि ऐसी सत्ता की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति मताधिकार से ही हो सकती है। विकास के सबको समान अवसर मिलते हैं। मिल साहब ने कहा था कि प्रजातंत्र मनुष्य की समानता को स्वीकार करता है और राजनीतिक समानता भी तभी हो सकती है जब सभी नागरिकों को मताधिकार दे दिया जाए। राजनीतिक शिक्षा की बात करें तो वयस्क जो मताधिकार है वो सारे नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक जागृति और सार्वजनिक शिक्षा भी प्रदान करता है। सभी प्रकार के अधिकार और सम्मान की सुरक्षा होती है, क्योंकि मताधिकार अगर नहीं है, उसके मतलब एक तरीके से अधिकार नहीं है ना उनके पास, तो उनका सम्मान कि हम भी एक पार्ट है वो सुरक्षित नहीं रहेगा। मताधिकार मिलने से नागरिकों को जो अन्य नागरिक हैं वो अन्य नागरिक अधिकार अपने आप ही मिल जाएंगे या मिल जाते हैं। शासन कार्यों में रुचि। अब जब लोग मताधिकार करेंगे तो उनका मतलब यह है कि वो शासन के कार्यों में रुचि लेंगे। इससे क्या होगा कि राष्ट्र और शक्तिशाली बनेगा, क्योंकि हर आदमी, हर इंसान शासन में अपना रोल प्ले कर रहा है और अपने आप जो स्वदेश प्रेम है, देश प्रेम है, उसकी भावना जागृत होगी। लोकतंत्र का आधार ये वयस्क मताधिकार लोकतंत्र का बेसमेंट है, नींव है, आधार है, क्योंकि प्रजातांत्रिक शासन में राज्य की जो वास्तविक प्रभुसत्ता है वो किसके हाथ में होती है? वो लोगों के हाथ में होती है, मतदाताओं के हाथ में होती है। हर देश में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का कॉन्सेप्ट है। सभी नागरिकों को मताधिकार प्राप्त होने से समाज के जो बहुसंख्यक है और अल्पसंख्यक है सभी का प्रतिनिधित्व होगा, सभी का रिप्रेजेंटेशन होगा। इससे सभी वर्ग जो है वो सेटिस्फाइड रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। निरंकुशता पे रोक लगेगी, क्योंकि अगर सभी के सभी वयस्क आदमी मताधिकार कर सकते हैं तो ऐसा शासन जो किसी खास पूर्वाग्रह से काम करने चाहता हो उसकी निरंकुशता पे रोक लग सकती है, उसको अगली बार हटाया जा सकता है। अब वयस्क मताधिकार के कुछ दोष भी हैं। इसके विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं कि मताधिकार का दुरुपयोग संभव है, क्योंकि मात्र आप कहें कोई वयस्क हो गया, उसके आधार पर अगर आपने वोट देने के लिए अलाउ किया तो इस अधिकार का दुरुपयोग बढ़ सकता है। क्योंकि होता यह है कि 18 साल एक बड़ी जिसे कहें कि नाजुक उम्र मानी जाती है। जैसे एक उम्र देनी जानी चाहिए और साथ में उस आदमी के पास संपत्ति हो, पैसा हो, उसको वो साक्षर हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें आनी चाहिए, तब मताधिकार का उन्हें प्रयोग कर सकें, अदरवाइज से इसका दुरुपयोग होगा। अयोग्य व्यक्तियों का चुनाव संभव है। लॉवेल साहब कहते हैं कि अज्ञानियों को मताधिकार दो, आज ही उनमें अराजकता फैल जाएगी और कल ही उन पर निरंकुश शासन होने लगेगा। मतलब वयस्क मताधिकार प्रणाली में यदि मतदाता शिक्षित नहीं है, अज्ञानी है, तो भाई जो वो किस आदमी को किस तरीके से किस बेंचमार्क पे नापेगा और जिसको चुनाव करेगा वो हो सकता है कि प्रजातंत्र के लिए हानिकारक हो। एक समझदार आदमी सोच समझ के हर चीज को तौल के किसी को वोट करेगा। धनी वर्ग के हित असुरक्षित
इसका मतलब ये है कि वयस्क अधिकार की दशा जब हो तब बहुसंख्यक निर्धन और मजदूर जनता प्रतिशोध की भावना से ऐसे प्रतिनिधियों को चुनाव करती है जो धनी और पूंजीपतियों को हानि पहुंचा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, हम जितना कहते हैं ना कि अंबानी या बिरला या ये सब पैसे वाले हैं और इन्होंने जो भी हम कहते हैं, लेकिन ये लोगों ने हमारी इकोनॉमी को संभाल रखा है और लाखों करोड़ों लोगों को ये जॉब देते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो इन लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपनी मेहनत से इन्होंने पैसा कमाया है। वोटों की खरीद, जो वयस्क मताधिकार है, इसमें एक चीज़ है कि लोग क्योंकि निर्धन है, अज्ञानी है, तो जो कैंडिडेट्स हैं वो इनको पैसा दे के या कुछ और चीज़ें दे के, लुभा के, लालच दे के इनको खरीद सकते हैं। चुनाव में भ्रष्टाचार, जब वयस्क मताधिकार में मतदाता इतने सारे हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि अनेक प्रकार के चुनाव में लोग भ्रष्ट साधन अपनाने लगते हैं। जैसे कुछ कमज़ोर वर्गों को वोट डालने से पहले रोकना, मतदाताओं के फर्जी नाम दर्ज कराना, किसी के नाम पर कोई और वोट डाल दे, ये कर देना। इसमें एक और चीज़ आती है, रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता यानी जो ट्रेडिशनलिज्म, जो समय से चली आ रही चीज़ें, तो सामान्य जनता में रूढ़िवादी व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा होती है, जो थोड़े कट्टर होते हैं विचारों में। ये लोग जो सुधार हो रहा है, चेंज हो रहा है, प्रगति हो रही है, उसका विरोध करते हैं। इसका मतलब यह है कि वयस्क मताधिकार अगर दिया गया तो शासन जो है रूढ़िवादी और प्रगतिशील विचारों के विरोधी व्यक्तियों का केंद्र बन जाएगा। इसलिए हेनरी मैन साहब ने कहा कि वयस्क मताधिकार संपूर्ण प्रगति का अंत कर देगा। लेकिन वयस्क मताधिकार के विरोध में भी हमने देखा तर्क है, ये तर्क समर्थन में भी हमने देखा और थोड़ा तुलना भी इनकी कही। लेकिन व्यावहारिक तौर पे देखा जाए, ये अनुभव किया गया है कि अनेक बार अशिक्षित व्यक्तियों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग बहुत बुद्धिमान व्यक्ति की तुलना में, मतलब बहुत बुद्धिमत्ता से किया है, विवेक से किया है। इसका मतलब है कि शिक्षा के आधार पर मताधिकार को सीमित किया जाना थोड़ा ठीक नहीं है। वयस्क मताधिकार हर जगह अपनाया गया है, कुछ ना कुछ तो इसमें अच्छाई होगी। ये क्योंकि प्रजातंत्र की भावनाओं के सर्वथा अनुकूल और अनिवार्य और अपरिहार्य है। तो लॉस्की साहब कहते हैं कि वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है। स्त्री मताधिकार के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। महिला मताधिकार के पक्ष और विपक्ष में दो तर्क दीजिए। तो कई विद्वान हैं जो ये कहते हैं कि मताधिकार स्त्री पुरुष दोनों को मिलना चाहिए, जबकि बहुत सारे लोग स्त्री मताधिकार के विरोधी हैं। तो वो क्या तर्क प्रस्तुत करते हैं, पहले हम विपक्ष में तर्क देखते हैं। तो पारिवारिक जीवन का कुप्रभाव, क्योंकि स्त्री मताधिकार से स्त्रियों का कार्यक्षेत्र बढ़ जाता है। इससे वो जो पारिवारिक काम है, बीवी बच्चा घर, इसके प्रति उदासीन हो जाती है। तो पारिवारिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मत की प्राप्त पुनरावृत्ति, ऐसा देखा गया है कि स्त्रियां जो है वो पति जो कहता है उसी हिसाब से वोट कर देती हैं, अपने दिमाग से, अपनी सोच से नहीं करती हैं। जो परिवार में बड़े आदमी ने कह दिया, पेट्रियार्की समाज खास तौर पे आदमी ने कह दिया तो औरतें वही फॉलो कर लेती हैं। तो ये मात्र पुनरावृत्ति हो गई वोटों की। राजनीति, इसके प्रति उदासीनता रहती है स्त्रियों में, और इनके भले कोई भी दल शासन करे, इनको कोई सरोकार नहीं होता, ये माना गया है। मतलब ये जो लोग इसके विपक्ष में बोलते हैं। शारीरिक दुर्बलता होती है, क्योंकि महिलाएं पुरुष की अपेक्षा कम शक्तिशाली होती हैं। तो इनके मताधिकार का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के साथ नहीं चल सकती, साथ नहीं दे सकती। आत्मविश्वास की कमी, परंपरा से ट्रेडिशनली जो स्त्रियां हैं पुरुषों पर निर्भर हैं, उनमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की कमी है, अभाव है। भावुक प्रवृत्तियां, स्त्रियां बहुत इमोशनल होती हैं, बात बात पे आंसू आ जाते हैं। तो भावुकता की ये जो प्रवृत्ति है, ये राजनीति बड़ा टफ क्षेत्र है, इसके लिए, इस जगह के लिए उपयुक्त नहीं है। भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन, अब ये होगा कि जब दलगत राजनीति में जो भ्रष्ट उपाय हैं
उनका प्रयोग बढ़ जाने से, जैसे स्त्रियों को कान की बालियां दे दी गई, ऐसी चीजें से प्रोत्साहन बढ़ता है भ्रष्टाचार का। लेकिन इनके पक्ष में बहुत उचित विचार है स्त्री मताधिकार के, क्योंकि आज जितने भी देश हैं सभी देशों में स्त्री मताधिकार दिया गया है। तो इनके तर्क क्या हैं? इसके पक्ष में ये तर्क है कि मताधिकार के संबंध में लिंग भेद बिल्कुल अनुचित है। लिंग भेद एक प्राकृतिक स्थिति है। कोई भी औरत ये कह के नहीं आती कि मुझे औरत बनना है, और ये आदमी के लिए भी लागू है। तो इस आधार पर ये मताधिकार का डिफरेंस करना बहुत अनुचित हो जाता है। स्त्रियां पुरुषों के समान स्वतंत्र होती है, बुद्धिमान होती है, नैतिक गुणों से श्रेष्ठ होती है। हर मामले में स्त्रियां पुरुषों से अच्छी ही होती हैं। इसीलिए मात्र स्त्री होने के कारण उन्हें मताधिकार से अलग रखना बहुत अनुचित है और अन्यायपूर्ण भी है। पारिवारिक जीवन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं। देखिए, स्त्री मताधिकार, स्त्री जो है उनका जो दिमाग है वो आदमियों के दिमाग से 100 गुना ज़्यादा चलता है। वो परिवार भी संभाल सकती हैं, वो घर भी संभाल सकती हैं, वो समाज भी संभाल सकती हैं, वो राजनीति भी संभाल सकती हैं। तो स्त्री मताधिकार से पारिवारिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि यह है कि स्त्री मताधिकार से स्त्रियों के दृष्टिकोण और व्यापक होता है, और जो संकुचित विचारधारा है उसका खात्मा होता है, अंत होता है। अपने वैचारिक क्षेत्र पारिवारिक स्तर से उठकर राष्ट्रीय स्तर तक ये विचार बढ़ जाते हैं। और हमने देखा है कि एंजेला मर्केल, अब मैं कितने नाम आपको गिना दूं, जो भी बड़े बड़े कंट्रियों को हेड कर रही हैं सब महिलाएं हैं। राजनीति पर स्वस्थ प्रभाव, राजनीति में स्त्रियां उदासीन रहती हैं, गलत है ये। सच ये है कि जब राजनीतिक क्षेत्र में ये आती हैं तो और साफ सुथरी स्वस्थ परंपराओं का उदय होता है, क्योंकि स्त्रियां शांति प्रिय होती हैं, व्यवस्था उनकी अच्छी होती है, मैनेज अच्छे से करती हैं, दयालु होती हैं, सहानुभूति होती है, उनका जो सेंटिमेंटल इमोशनल अप्रोच होता है। तो इससे ये जो मानवीय गुण है, ये अच्छे मानवीय गुण है, इससे जो कठोरता है राजनीति में, निर्दयता, बेईमानी, चालबाजी, ये सब खत्म होती है। और राजनीति में अच्छी चीजों का इनपुट होता है, वो अच्छी चीजें आती हैं। स्त्रियों को दुर्बल मानना बिल्कुल गलत है, क्योंकि शरीर से भले ही थोड़ा बहुत कम हो, लेकिन दिमाग से पुरुष कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते, जहां तक महिला का सवाल है। क्योंकि आज जितने भी क्षेत्र हैं, जिस भी क्षेत्र में महिलाओं को अलाउ किया गया, वो पुरुषों से आगे निकल गई। इसलिए स्त्रियों को निर्बल मानकर उन्हें मताधिकार से वंचित करना यह भ्रम है, मिथ्या है। शासन संबंध या शासन प्रबंध हेतु पूर्ण सक्षम। अब ये देखिए, स्त्रियां अपने राजनीतिक अधिकारों का सदुपयोग नहीं कर सकती। बड़ा हास्यास्पद है कि ये मताधिकार उनको इस कारण से ना दिया जाए। इतिहास ने देखा है कि जितनी भी स्त्रियां, जिनका नाम अगर हम लें, वो इतनी सफल शासिका हुई हैं जिन्होंने इतिहास रच दिया है। मैं नाम लूंगा कैथरीन, एलिजाबेथ, विक्टोरिया, इंदिरा गांधी जी, मार्गरेट थ्रेचर, भंडार नायके, बेनजीर भुट्टो, एक्विनो, बेगम खालिदा जिया, जयललिता। इन लोगों ने केवल शासन नहीं किया, बल्कि यह सिद्ध किया कि एक नारी पुरुष से अच्छा शासन कर सकती है। वो समानता ही नहीं, पुरुष से समानता ही नहीं, वो पुरुष से कहीं आगे है। इसीलिए स्त्री मताधिकार का विरोधी मत रखना यह भ्रामक है और एक अच्छे समाज के लिए ठीक नहीं है। आज के युग में बिल्कुल अनुकूल है, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों ही हर क्षेत्र में है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्त्री मताधिकार अपरिहार्य है, इंडिस्पेंसेबल है, क्योंकि स्त्रियों का कार्यक्षेत्र बढ़ गया है। जहां जहां उनको अलाउ किया गया, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। और स्त्री मताधिकार प्रदान कर देने से उनके जो प्राकृतिक कार्य हैं, जिसे हम कहते हैं कि पति, बच्चा, घर, इसमें कोई रुकावट नहीं आती। अगर एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, न्यूजीलैंड का है या ऑस्ट्रेलिया का है। एक महिला है, बहुत बढ़िया वो नेता है। वो अपने बच्चे को पार्लियामेंट में लेके आती थी, वहां दूध पिलाती थी, और लोगों ने इस बात पे खड़े होके ताली बजाई, क्योंकि
कोई भी महिला किसी देश की प्रधानमंत्री है तो उसका यह अर्थ नहीं है कि वो पारिवारिक जीवन नहीं जी सकती। आदमी भी तो पारिवारिक जीवन जीता है ना। घर में वह पत्नी, माता, बहन, पुत्री जो भी पारंपरिक जो अनुसरण है वो करती है, और इस आधार पर कि भाई ये परिवार को ठीक से नहीं चला पाएंगे, ये मताधिकार से वंचित करने का सही तर्क नहीं होगा। तो उपर्युक्त पक्ष में अगर हम बात करें, हमने देखा कि दोनों में ही जो स्त्री मताधिकार के विपक्ष में तर्क दिए गए हैं बड़े अतार्किक हैं, भ्रामक हैं, पक्षतापूर्ण हैं। आज केवल हम उनको ये नहीं कह सकते कि मताधिकार देना है, ये परमावश्यक है। हमको ये देखना चाहिए कि स्त्रियां अब पुरुषों को मताधिकार से वंचित ना कर दें। एक मैं लाइट मोमेंट में कह रहा हूं, लोकतंत्र तभी सुरक्षित रह सकता है कि जब स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर माना जाए और दोनों की काबिलियत पर शक न किया जाए, क्योंकि दोनों ही किसी भी क्षेत्र में, चाहे राजनीति हो, शासन हो, बेस्ट है। हम विस्तृत प्रश्न ले रहे हैं। प्रतिनिधित्व के विभिन्न तरीकों का परीक्षण कीजिए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रणालियों की व्याख्या कीजिए। या फिर यह पूछा जा सकता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दोषों और गुणों की विवेचना कीजिए। तो जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी अलग अलग प्रणालियां हैं, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। और जितनी प्रणालियां हैं उनमें जो बहुमत प्रणाली है उसको अच्छा खासा समर्थन प्राप्त हुआ है, लेकिन इसमें कुछ दोष है कि जो अल्पसंख्यक है उनका प्रतिनिधित्व जो प्रॉपर होना चाहिए वो नहीं दिखता। तो इसको दूर करने के लिए अल्पसंख्यकों को, खासतौर पे जो मार्जिनलाइज्ड क्लास है और जो कम जनसंख्या वाले हैं, चाहे भाषा के नाम पे हो या धर्म के नाम पर, उसके लिए अन्य प्रणालियों का भी उपयोग किया जा सकता है। पहले मैं आपको बताऊं कि ये प्रणालियां कौन कौन सी हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, सीमित मत, संचित मत, एकल मत, पृथक निर्वाचन और सुरक्षित स्थान युक्त संयुक्त प्रणाली। ये सारे इसमें आते हैं, रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं। तो जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व है, जिसको हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, अल्पसंख्यकों या जो कम जनसंख्या वाले लोग हैं उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हम इस तरीके की चीजों को यूज करते हैं, जिसमें जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है सबसे बढ़िया प्रणाली है। तो इसका उद्देश्य ये होता है कि देश में जितने भी राजनीतिक दल है वो तो उनका ध्यान रखा जाए और उन्हें न्याय दिया जाए, और हर एक दल को व्यवस्थापिका, यानी जो कानून बनाने वाली लेजिस्लेचर है, व्यवस्थापिका है, उनको उनके अनुपात में जगह मिले, और जो न्यूनतम वर्ग हो वो भी युक्तिसंगत हो। इसका मतलब यह है कि हर एक रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर हो। थॉमस हेयर, ये जो योजना है इसको जन्म देने वाले 19वीं शताब्दी के एक अंग्रेज विद्वान थॉमस हेयर साहब है। उन्होंने 1831 में यह प्रणाली का सूत्रपात किया था, जिसे हेयर प्रणाली भी हम कहते हैं, हेयर प्रणाली। आज के समय में ये जो प्रणाली है इसका उपयोग अलग अलग रूपों में किया जाता है। प्रोफेसर C.S. स्ट्रॉन्ग ये कहते हैं कि जो ये प्रणाली है इसका पृथक रूप में कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रकार हैं। वास्तव में इतने अधिक जितने राज्यों ने इसे, जितना ज्यादा राज्यों ने अपनाया है, और सिद्धांत रूप में उससे भी ये अधिक है। तो दो रूप में इसको हम समझ सकते हैं। एक है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जिसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। एक सूची प्रणाली है, लिस्ट सिस्टम। तो जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, इस पे बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रयोग किया जाता है, और हर एक निर्वाचन क्षेत्र से 3 या उससे अधिक प्रतिनिधि लिए जाते हैं, और एक निर्वाचन क्षेत्र में चाहे कितने भी प्रतिनिधि चुने जाएं, प्रत्येक मतदाता को केवल एक ही मत देने का अधिकार होता है। लेकिन वह मतपत्र पर अपनी पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी इस तरीके से पसंद का उल्लेख उतनी संख्या में करता है जितने उम्मीदवार चुने जाने होते हैं। जैसे 4 चुने जाने हैं तो 4 वरीयता दे देगा, 1 2 3 4, मतलब ये उम्मीदवार है तो बताएगा मैं पहले इनको चाहता हूं, 1 नंबर इनको दे देगा, 2 इनको दे देगा, हो सकता है 3 इनको दे दे और 4 इनको दे दे। ऐसे होता है।
मतदान जब समाप्त हो जाता है तो यह देखा जाता है कि निर्वाचन क्षेत्र में कुल कितने मत डाले गए हैं, और यह संख्या जानने के बाद जो निश्चित निर्वाचन अंक है, जो इलेक्टोरल कोटा है, वो निकाला जाता है। और इन निश्चित मतों की वह संख्या है जो उम्मीदवार को विजयी घोषित करने के लिए आवश्यक है। तो जो निश्चित मत संख्या, उसके लिए एक सूत्र है कि कुल कितने मत डाले गए या कुल डाले गए मतों की संख्या डिवाइडेड बाय कितने पद है प्लस 1, यानी ये कुल डाले गए वोट बाय पदों की संख्या प्लस 1 और फिर इसका प्लस 1। तो ये जो संख्या है, इसको निकालने के बाद जो मतदाता है वो अपनी पहली पसंद यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो हो, उसके मतपत्र बैलेट पेपर गिने जाते हैं, और जिन उम्मीदवारों को निश्चित संख्या के बराबर या उससे अधिक पहली पसंद के मत प्राप्त हो जाते हैं, वो अपने आप निर्वाचित घोषित कर दिए जाते हैं। लेकिन इस प्रकार सब स्थानों की पूर्ति तो नहीं हो पाती। तो जो सफल उम्मीदवार है, उसके अतिरिक्त जो सरप्लस वोट्स हैं, वो उम्मीदवारों को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं, ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, और अब जो सेकंड वरीयता प्राप्त है उसके अनुसार विभाजित किए जाते हैं। यदि इस पर भी इन स्थानों की पूर्ति नहीं होती है तो सफल उम्मीदवारों की जो तीसरी, चौथी, पांचवी, इस पसंद को भी हस्तांतरित किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। और यदि उसके बाद भी कुछ स्थान रिक्त रह जाते हैं तो जिन उम्मीदवारों को सबसे कम मत प्राप्त हुए हैं वे बारी बारी से पराजित घोषित कर दिए जाते हैं, और उनके मत जो है वो दूसरी, तीसरी, चौथी यानी कि पांचवें वाले को हटा के उनका वोट जो है चौथे वाले को दे दिया जाएगा। इस तरीके से ट्रांसफर किए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक रिक्त स्थानों की जितने भी जगह है उसकी पूर्ति ना हो जाए। अच्छा, ये जो प्रणाली है, इसका उद्देश्य यह है कि एक भी मत जो है व्यर्थ ना हो। यह प्रणाली थोड़ी जटिल है, जैसे आप समझ भी रहे होंगे, इसलिए इसका प्रयोग कम देशों में होता है। स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन कंट्री में ज्यादा होता है। एक सूची प्रणाली है। तो जो सूची प्रणाली है, यह भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का दूसरा रूप है। इसमें सभी प्रत्याशी अपने अपने राजनीतिक दलों के अनुसार अलग अलग सूचियों में सूचीबद्ध किए जाते हैं। यानी इनकी भी सूची इस तरीके से होती है कि अगर हमें 30% वोट मिला तो ये 3 लोग होंगे, 40 मिला तो ये 4 होंगे, ऐसे एक लिस्ट हो जाती है। और हर एक दल अपने उम्मीदवारों की जो सूची प्रस्तुत करता है, जिसमें दिए गए नामों की संख्या उस निर्वाचन क्षेत्रों में चुने जाने वाले जो प्रतिनिधि है उनकी संख्या से अधिक नहीं होती। तो मतदाता अपने मत अलग अलग उम्मीदवार को नहीं बल्कि पूरे दल को पूरी की पूरी सूची के पक्ष में देते हैं। तो इसके बाद जब मत डाल दिए जाते हैं, उसकी कुल संख्या को निर्वाचित होने वाले जो प्रतिनिधि हैं उनकी संख्या से भाग देकर एक निर्वाचक अंक यानी कि इलेक्टोरल कोटा निकाला जाता है। उसके बाद एक दल द्वारा प्राप्त मतों की संख्या को निर्वाचक अंक के भाग से भाग दिया जाता है, और इस प्रकार यह निश्चय किया जाता है कि उस दल को कितना स्थान मिलने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूं, किसी राज्य में 50 प्रतिनिधि चुने जाते हैं और कुल जो मत है उनकी संख्या है इतनी, करीबन 2 लाख। तो 2 लाख को पहले 50 से डिवाइड कर दिया जाए, 4000 ये निर्वाचन अंक हो गया। अब इस स्थिति में किसी राजनीतिक दल, कोई भी ABC मान लीजिए, उसको अगर 21,000 मत प्राप्त हुए हैं तो 21,000 को आप इस 4000 से डिवाइड कर दीजिए 5.25। तो उस दल के 5 प्रत्याशी विजय घोषित होंगे। तो 1, 2, 3, 4 और 5, इनके 5 जो लिस्ट में 5 है वो इनके विजय घोषित हो जाएंगे। सभी सूची प्रणालियों का आधारभूत सिद्धांत यही है, लेकिन अलग अलग देशों में थोड़ा परिवर्तन करके, संशोधन करके नए नए रूप दिए गए हैं, और इस तरीके से आज जो सूची प्रणाली है वो अनेक प्रकार से मिलती है। अब ऐसी स्थिति में सूची प्रणाली का कोई जो सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है, क्योंकि सब जगह अलग अलग तरीके से इसको यूज होता है। फिर से आपको बताऊंगा मैं, जैसे 2 लाख है और 50 लोग इलेक्ट होने, तो 2 लाख को 50 से डिवाइड कर दीजिए 4000। अब किसी को अगर 21,000 प्राप्त होते हैं तो 21,000 को इस 4000 से डिवाइड करिए, 5.25 निकलता है, मतलब 5 इनके इलेक्ट हो जाएंगे। बाकी अगर जैसे किसी को 50,000 मिलते हैं, 50,000 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू बनती है वो वैल्यू, उतनी वैल्यू के लोग उस लिस्ट से इलेक्ट माने जाएंगे दूसरी पार्टी के। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है, रिप्रेजेंटेशन, उसके कुछ गुण है। पहली चीज तो यह है कि जो प्रोपोर्शनल प्रणाली है, व्यवस्थापक मंडल में अल्पमतों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने का एक सरल उपाय है। खासतौर पे जिनका अल्पसंख्यक हैं जो लोग, और उनके रिप्रेजेंटेशन, उनकी पार्टी ऐसी है,
तो उसके लोग भी जितने उनको वोट मिले, जैसे मान लीजिए 7%, 5% जितने भी मिल गए, उस हिसाब से लोग आएंगे ही आएंगे। तो ये जो प्रणाली है अल्पसंख्यक दल को उसकी शक्ति के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन देती है, जिसके कारण यह व्यवस्थापिका यानी उसका एक प्रतिबिंब बन जाती है और अल्पसंख्यक वर्ग इससे थोड़ा सा संतुष्ट रहता है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन भी मिल गया हमें। ये जो प्रणाली है इसके अंतर्गत जो व्यवस्थापिका है उसमें किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त अमूमन नहीं देखा गया है, मिलता है। तो इस तरीके से जो अल्पमत दल है वो बहुमत दल को स्वेच्छाचारिता से बचाकर शासन में उचित भागीदारी का अवसर प्रदान करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि किसी को पूरे देश में 30% वोट मिले और वो शासन कर रही है, क्योंकि 70% लोग तो इनके विरुद्ध है ना। ये जो प्रणाली है एक प्रकार की राजनीतिक शिक्षा भी मिलती है इससे, क्योंकि मतदाताओं के लिए अपना मत देने से पहले अलग अलग उम्मीदवार और दल उनकी नीतियों के संबंध में विचार करना आवश्यक हो जाता है। और ये जो प्रणाली है इसको सार्थक और व्यवहारिकता बनाती है, क्योंकि इसमें हर एक जो मतदाता है उसको अनेक उम्मीदवारों में से चुनाव की स्वतंत्रता मिलती है। इसमें से किसी मतदाता का मत व्यर्थ नहीं जाता, उससे किसी न किसी उम्मीदवार के निर्वाचन में सहायता अवश्य मिलती है। शुल्स साहब कहते हैं कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति निर्वाचकों को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने में सबसे अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। अनुपातिक प्रणाली में उच्च व्यवस्थापिका स्तर की संभावना बनी रहती है। अब जैसे अगर हमने मेजॉरिटी का बात की कि एक को 30% वोट मिले, दूसरे को 29 मिले, तीसरे को 28 मिले, तो 30% वाला विजय घोषित हो जाता है, जिसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। तो आप देखिए ये जो 29 और 28 जिनको मिले इनके वोट तो वेस्ट हो गए ना, वो यहां वोट वेस्ट नहीं होते। अनुपातिक जो प्रणाली है इसके कुछ दोष भी हैं। यदि निर्वाचन का एकमात्र उद्देश्य केवल न्याय और चुनाव लड़ने वाले दलों के बीच अनुपात की स्थापना है, तो ये जो प्रणाली है वास्तव में निर्वाचन की आदर्श प्रणाली हम कह सकते हैं। लेकिन व्यवस्थापिका को केवल अलग अलग दल या वर्गों का प्रतिनिधित्व ही नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्यों को भी अच्छे से पालन करना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम व्यू से देखें तो ये जो प्रणाली है इसमें इसके विपक्ष में कई तर्क दिए जा सकते हैं। जैसे ये प्रणाली अलग अलग विशाल राजनीतिक दलों को एक तरीके से नष्ट कर देती है। जो छोटे छोटे दल है और गुट वो जन्म ले लेते हैं। इससे क्या होता है, सभी समस्याओं पर राष्ट्रीय हित की दृष्टि से नहीं बल्कि जो अलग अलग वर्ग हैं उनकी दृष्टि से विचार किया जाता है। छोटे छोटे दलों के हिसाब से, छोटे छोटे जाति, छोटे छोटे जो धर्म है उनके हिसाब से विचार किया जाएगा। तो सिस्विक कहते हैं कि वर्गीय प्रतिनिधित्व आवश्यक रूप से दूषित वर्गीय व्यवस्थापन को प्रोत्साहित करता है। मतलब वर्ग, अलग अलग वर्ग बन जाते हैं और वो दल उसी वर्ग की बात करता है। ये जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है अल्पमत विचारधारा इसको प्रोत्साहन देता है, जिसके कारण जो वर्ग विशेष है उसके हित और स्वार्थों का उदय हो जाता है। इसका मतलब जो व्यवस्थापिका है उसमें किसी एक दल का स्पष्ट बहुमत तो होता नहीं है। जो मंत्री परिषद है, जो कैबिनेट कह सकते हैं, जो मंत्रियों का समूह है वो भी मिश्रित है। इसमें छोटे छोटे दल है और इनकी स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है और वे अपनी स्थिति का लाभ उठाते हैं और हो सकता है कि स्वार्थ से या वर्ग हित के पक्ष में अपना समर्थन बेच भी सकते हैं। इससे जो सार्वजनिक जीवन की जो पवित्रता है वो नष्ट हो सकती है। फाइनर साहब कहते हैं कि इस प्रणाली को अपनाने से प्रतिनिधि द्वारा अपने क्षेत्र की देखभाल प्रायः समाप्त हो जाती है। और ये प्रणाली व्यवहारिक रूप से थोड़ी जटिल है। आपने देखा कितनी जटिल है। तो इसकी सफलता के लिए जो मतदाता है और उनसे भी अधिक जो निर्वाचन अधिकारी है उनको बहुत अच्छी पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शिक्षा आनी चाहिए। मतदाताओं को इसके नियम समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है और साथ में जब मतगणना होती काफी जटिल है और कभी कभी भूल की संभावनाएं हो सकती है। लेकिन आजकल सब कुछ कंप्यूटराइज है, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। और उपचुनाव में जहां केवल एक प्रतिनिधि का चुनाव करना हो तो ये इस प्रणाली का उपयोग करना संभव नहीं हो पाता है। अगर किसी का देहांत हो गया या किसी ने राजनीति से संन्यास ले लिया तो उसके लिए फिर क्या करेंगे। ये जो प्रणाली है इसमें जो सूची प्रणाली में दलों का, मतलब खासतौर जो अनुपातिक में सूची प्रणाली, इसमें दल और संगठन और नेता इनका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है और साधारण सदस्यों की स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है, क्योंकि मतदान का आधार राजनीतिक दल होता है। अनेक दलों के अस्तित्व में या उसके अस्तित्व के परिणाम स्वरूप
कोई भी दल अकेले ही सरकार निर्माण की स्थिति में नहीं होता, तो संयुक्त मंत्री परिषदों का निर्माण होता है और प्रायः जो सरकार है वो अस्थायी होती है। जो दल जिसका वर्चस्व हो या कहें दलीय वर्चस्व होने के कारण मतदाता प्राय अपने राजनीतिक दलों को मत देते हैं। तो इस प्रणाली से जो निर्वाचक है, प्रतिनिधि है, उनके बीच में कोई संवाद नहीं होता, कोई संपर्क नहीं होता। तो ये प्रणाली में समय और धन दोनों का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी अगर मैं विश्लेषणात्मक समीक्षा बताऊं आपको, तो जो दोषों के कारण, इन दोषों के कारण भी बहुत सारे राजनीतिक विद्वान इस अनुपातिक प्रतिनिधित्व को अनुपयोगी और जटिल निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। और जो राष्ट्रीय विचारकों में अनुपातिक प्रणाली को अपनाना एक प्रकार से अव्यवस्था उत्पन्न करना है, क्योंकि ये व्यवस्थापिका की सत्ता को निर्बल बना देती है। और ये प्रणाली जो मंत्री परिषद है उसका जो स्टेबिलिटी है, स्थायित्व और एक रूपता, क्योंकि सब अलग अलग है, उसको नष्ट कर देती है और संसदीय शासन को असंभव बना देती है। अब अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है उसका औचित्य निर्धारण और उसकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो जो पहला महायुद्ध है उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, इन्होंने इस प्रणाली को अपनाया, लेकिन अब इसकी उपयोगिता कम होती जा रही है। बहुत सारे देशों ने इसको त्याग कर दिया है। ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऐसे अनेक देश हैं जिन्होंने अपने साधारण निर्वाचनों के लिए कभी इस प्रणाली को नहीं अपनाया। लेकिन आजकल ब्रिटेन और अमेरिका में जो ये व्यवस्था है, संस्थाएं इस प्रणाली को लोकप्रिय बनाने का काफी प्रयास कर रही हैं। तो संसदीय निर्वाचन में बहुत कम देश इस प्रणाली का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब व्यवस्थापक मंडल की बात आती है, स्थायी निकाय, गैर सरकारी समुदाय, इनकी अलग अलग समितियों का निर्वाचन, जो इनका चुनाव होता है वो इस प्रणाली के अनुसार ही होता है। हमारी संविधान सभा का निर्वाचन भी इसी व्यवस्था के अनुसार ही हुआ है। नए संविधान के अंतर्गत जो राज्यसभा है उसके सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा इसी प्रणाली के आधार पर निर्वाचित होते हैं, और राज्यों के उच्च सदनों जैसे भारत में जो विधान परिषद है और व्यवस्थापक मंडल है, इनकी समितियों के निर्माण में भी यही प्रणाली जो है इसका उपयोग किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति, इनका चुनाव भी इसी प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन के गुण और दोष बताइए। प्रत्यक्ष निर्वाचन के 4 गुण बताइए। तो जो डायरेक्ट निर्वाचन है, डायरेक्ट इलेक्शन, तो यदि जो निर्वाचक प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि को निर्वाचित करते हैं डायरेक्ट रूप में, तो उसे यही कहते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। सरल विधि है ये, और इसके अंतर्गत हर एक मतदाता निर्वाचन स्थान पर अलग अलग उम्मीदवारों में से किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में वोट कर देता है, और जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो विजयी हो जाता है। भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ये सारे देश जो है इसमें व्यवस्थापिका का जो प्रथम सदन है, लोकसभा जिसे हम कहते हैं हमारे यहाँ पर यही पद्धति अपनाई जाती है। अब इसके गुण ये है कि एक तो प्रजातंत्रात्मक धारणा के अनुकूल है ये, जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि को चुनती है। मतदाता और प्रतिनिधि के बीच में संपर्क होता है, यानी जनता और प्रतिनिधि क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बात करते हैं, जनता जो प्रतिनिधि है जनता के बीच में जाता है और एक दूसरे की भावनाओं से परिचित होते हैं। इसमें जो जनता है अपने प्रतिनिधियों के कार्य पर निगरानी रखती है, नियंत्रण भी रख सकती है। राजनीतिक शिक्षा, जब जनता अपने प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष रूप से चुनती है तो अलग अलग दल और उम्मीदवार और नीति और कार्यक्रम जनता के सामने आते हैं, जिससे जनता को अपनी राजनीतिक शिक्षा मिलती है और राजनीतिक जागरूकता भी मिलती है। तो इससे जो सामान्य जनता है उसको अपने अधिकार और कर्तव्यों का अच्छी तरीके से, अधिक अच्छे प्रकार से ज्ञान भी होता है। राजनीतिक अधिकार का प्रयोग, क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता को अपने राजनीतिक अधिकार, मताधिकार, इसका प्रयोग करने का अवसर प्रदान करती है। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन के दोष क्या है, कमियां क्या है? अब ये थोड़ा त्रुटिपूर्ण कई लोग मानते हैं, क्योंकि आलोचक ये कहते हैं कि जनता में अपने मत का उचित प्रयोग करने की क्षमता नहीं होती, मतदाता उस तरीके से एबल या शिक्षित नहीं होते। इसके कारण नेता जब झूठे प्रचार करते हैं, जोशीले भाषण देते हैं, उसके बहाव में बह जाते हैं और निकम्मे, स्वार्थी और चालाक उम्मीदवार जो है वो चुन लिए जाते हैं। सार्वजनिक शिक्षा का तर्क त्रुटिपूर्ण, इसका मतलब यह है कि जो प्रत्यक्ष निर्वाचन के अंतर्गत
जो चुनाव होता है, चुनाव किया जाने वाला जो चुनाव अभियान है, शिक्षा अभियान नहीं होता, बल्कि ये निंदा, कलंक, झूठ, इसने ये किया, उसने वो किया, ये बात शुरू हो जाती है। चुनाव में उम्मीदवार और उनकी नीतियों को ठीक प्रकार से समझने के बजाय उनके सामने व्यक्ति और समस्याओं का एक गलत विकृत रूप प्रस्तुत किया जाता है, जिससे मतदाता गुमराह हो जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति निर्वाचन से दूर, इसका मतलब यह है कि ये जो प्रत्यक्ष निर्वाचन है, इसमें चुनाव अभियान नैतिकता के निम्न स्तर तक गिर जाता है, जहां पर जो बुद्धिमान और जो थोड़ा काबिल लोग हैं वो इस निर्वाचन प्रक्रिया से दूर भागते हैं। जब ऐसे व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में आगे नहीं आएंगे तो अपने आप देश को या देश की राजनीति को नुकसान होगा। अपव्ययी और अव्यवस्थाजनक, पैसा ज्यादा खर्च होता है, व्यवस्था नहीं होती, खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है, बड़े पैमाने पर इसका प्रबंध करना पड़ता है और जोश खरोश के बाद भी दंगे फसाद हो जाते हैं। मताधिकार की महत्ता पर प्रकाश डालिए। आज के समय में प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि लोकतंत्र, ये ही लोकतांत्रिक शासन का व्यवहारिक रूप है एकमात्र। तो ये जो व्यवस्था है, इसमें जनता, ऑर्डिनरी पीपल, ये प्रतिनिधि चुनते हैं और प्रतिनिधि शासन करते हैं, शासन प्रशासन चलाते हैं। इन प्रतिनिधियों को चुनने के इस अधिकार को हम मताधिकार और निर्वाचन का अधिकार कहते हैं, जो कि लोकतंत्र का बेस भी है, आधार भी है। तो इनकी महत्ता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो ये बहुत जरूरी है, नितांत औचित्यपूर्ण है। तो राज्य के जो कानून है और कार्यों का जो प्रभाव है समाज के केवल कुछ ही व्यक्तियों पर नहीं बल्कि सभी पर पड़ता है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपना मत देने और शासन की नीति का निश्चय करने का अधिकार होना चाहिए। स्टुअर्ट साहब कहते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल, इनका यह कहना है कि वयस्क मताधिकार को नितांत औचित्यपूर्ण बताया इन्होंने है कि बहुत जरूरी है। लोकसत्ता की वास्तविक अभिव्यक्ति, लोकसत्ता 20वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण विचार है, क्योंकि जो आधुनिक प्रजातंत्रवादी ये कहते हैं कि अंतिम सत्ता जनता में ही निहित है, आदमी नहीं है तो कुछ नहीं है। तो जो लोग रहते हैं एक समाज में, एक देश में, उन्हीं के पास पावर होनी चाहिए, होती है बेसिकली। तो डॉक्टर डार्नर के शब्द इस तरीके से हैं, गार्नर साहब के, कि ऐसी सत्ता की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सार्वजनिक मताधिकार से ही हो सकती है। जो अल्पसंख्यक है, हर देश में देखा गया है कि कोई ना कोई ऐसा वर्ग होता है, संप्रदाय होता है जो अल्पमत में होता है, उनके अधिकार सुरक्षित रहते हैं। तो जो वयस्क मताधिकार है, उसमें जो कम लोग हैं वो अपनी प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं जो उनके हितों की रक्षा का वादा करें, उनका अवसर दें। और ये प्रतिनिधि जो लेजिस्लेचर है, व्यवस्थापिका में, विधेयकों के संबंध में जो कम जनता है उनका व्यू, उनका दृष्टिकोण प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। और इसी तरीके से अल्पसंख्यक अपने हितों की रक्षा में जो विधि करता है उनकी सहायता ले सकते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण का साधन किस तरीके से बनता है? तो ये जो प्रणाली है, इसके अंदर राष्ट्र की शक्ति और एकता ये बढ़ती है। अपने ही प्रतिनिधियों ने जो कानून बनाए हैं उनका पालन लोगों को एक दूसरे के निकट लगता है, क्योंकि जिनको उन्होंने इलेक्ट किया है वही तो कानून बना रहे हैं, और राष्ट्रीय एकीकरण होता है इससे। वयस्क मताधिकार को अपनाने पर जनता में क्रांति की संभावना कम होती है, क्योंकि जनता ने खुद ही इन लोगों को सिलेक्ट किया है, इलेक्ट किया है, और यही लोग कानून बना रहे हैं। सार्वजनिक शिक्षा का साधन, जब वयस्क मताधिकार जो है वो सार्वजनिक शिक्षा और खासतौर पर राजनीतिक शिक्षा, इसकी जागृति के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है और रिसोर्स है। तो मताधिकार व्यक्ति की राजनीतिक उदासीनता को दूर करता है कि कई लोग राजनीति में नहीं आना चाहते या नहीं सुनना चाहते इस बारे में। उनको यह अनुभव यह कराता है कि जो देश का शासन है वो उनके हाथ में है। तो ऐसी स्थिति में वे देश के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में अधिक रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं। आत्मसम्मान में वृद्धि, सार्वजनिक मताधिकार नागरिकों के आत्मसम्मान, जो उनकी गरिमा है, जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी भावना को भी पैदा करता है। क्योंकि मताधिकार जब आपने किया तो मनोवैज्ञानिक एक प्रभाव पड़ता है। जनता ये महसूस करती है, जानती है कि राज्य की जो अंतिम शक्ति है, बागडोर उनके हाथ में है। आत्मसम्मान बढ़ता है इससे। और जैसे कि ब्राइस साहब ने कहा है कि इससे उनके नैतिक चरित्र का उत्थान होता है।
सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि में वृद्धि होती है। जैसे वयस्क मताधिकार की व्यवस्था में जब नागरिकों को मताधिकार का प्रयोग करना होता है तो स्वाभाविक रूप से वो अपने, या ये कहे उनके द्वारा जो सामाजिक समस्या है, सार्वजनिक समस्या है, उन पर शोध किया जाता है, ध्यान दिया जाता है, विचार किया जाता है। इस तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति उनकी रुचि में वृद्धि होती है। देशभक्ति की भावना, देश प्रेम की भावना ये बढ़ती है, क्योंकि वयस्क मताधिकार जब नागरिक राज्य और शासन के प्रति अपनत्व की भावना अनुभव करते हैं तो इससे देश प्रेम, देशभक्ति बढ़ती है। तो इसी स्थिति में वे देश के लिए बड़े से बड़ा बलिदान काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तत्पर होते हैं। प्रादेशिक अथवा भौगोलिक प्रतिनिधित्व, इस प्रथा का उल्लेख कीजिए। तो प्रादेशिक या भौगोलिक, बेसिकली ये एरिया की बात हो रही है, ज्योग्राफी की बात हो रही है। तो जो आज शासन है इसमें निर्वाचन के लिए देश के अलग अलग क्षेत्रों में हम डिस्टिंक्शन करते हैं, यानी परिसीमन करते हैं, और सरकार के गठन के लिए प्रतिनिधियों को यहां से चुना जाता है। तो हर एक देश में इस तरीके से है कि भौगोलिक क्षेत्रों में इनको विभाजित कर दिया जाता है, और निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं। एक प्रतिनिधि उस निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले सभी निर्वाचकों का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वो कोई भी व्यवसाय करते हो। तो ये प्रथा को प्रादेशिक और भौगोलिक प्रतिनिधित्व प्रथा हम कहते हैं। लेकिन इसका घोर विरोध भी किया जाता है। जो प्रादेशिक और भौगोलिक प्रतिनिधित्व प्रथा है, ये इसके जो आलोचक है, क्रिटिसिज्म जो करते हैं, इसका क्रिटिक्स कह सकते हैं हम उनको, उनके अनुसार प्रतिनिधित्व का आधार क्षेत्रीय न होकर कार्य विशेष से संबंधित होना चाहिए, क्योंकि व्यवसायिक प्रतिनिधित्व नाम भी दिया गया है इसको। जो ये कहते हैं कि बस लोग यहां रहते हैं, इसका मतलब नहीं है, लोग क्या काम करते हैं वो भी जरूरी है। डिग्बी ने जो व्यवसायिक प्रतिनिधित्व है उसका समर्थन करते हुए क्या कहा कि व्यवसाय, वाणिज्य, उद्योग धंधे, यहां तक कि विज्ञान, धर्म और भी राष्ट्रीय जीवन की बड़ी शक्तियों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। इमैनुअल एबीसीएस साहब कहते हैं कि समाज में के जो उद्योग है, व्यवसाय है, उनका व्यवस्थापिका में विशेष रूप से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो जो व्यवसायिक, बेसिकली ये व्यवसाय मतलब ऑक्यूपेशनल, प्रोफेशनल, और जिसमें आपका इकोनॉमी भी शामिल है। इसके पक्ष में कहा जाता है कि यह जनतंत्रात्मक आदर्शों के अनुकूल प्रतिनिधित्व की एकमात्र वास्तविक प्रणाली है। तो ये जो समर्थक है वो ये कहते हैं कि निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की अलग अलग आवश्यकताएं, इच्छाएं, एस्पिरेशंस होती हैं। तो व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व केवल व्यवसाय और आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व ही कर सकता है। व्यवसायिक जो रिप्रेजेंटेशन है उसके कारण निर्वाचित प्रतिनिधि का ध्यान अपने सभी कार्यकर्ताओं के हितों पर अधिक रहता है। औद्योगिकरण के साथ व्यावसायिक रिप्रेजेंटेशन की मांग बहुत तीव्र हुई है, और साम्यवादी जो बहुलवादी हैं उन्होंने भी इस प्रतिनिधित्व का पूर्ण समर्थन किया है। इसे कार्य विशेष संबंधी प्रतिनिधित्व प्रणाली भी कहते हैं। सूची प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो सूची प्रणाली ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा स्किप करूंगा। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको कि किस तरीके से सूची प्रणाली से जो सूची प्रणाली अनुपातिक प्रतिनिधित्व इसका दूसरा रूप है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको मैं थोड़ा स्किप करूंगा। बहुमत प्रणाली की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। बहुमत प्रणाली मतलब जिसने सबसे ज्यादा वोट ले लिए वो जीत गया। ये एक निर्वाचन की प्रणाली है, बहुत महत्वपूर्ण है, और विश्व के बहुत सारे राष्ट्र हैं जहां पर जो संसद, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, वहां पर निर्वाचन इसी प्रकार से होता है। भारत में लोकसभा और विधानसभा, जहां पर सांसद आते हैं, लोकसभा सांसद और विधायक आते हैं, वहां का निर्वाचन इसी पद्धति द्वारा होता है। ये जो प्रणाली है इसमें एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आदमी इलेक्ट होगा। पूरे देश को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में विभाजित कर दिया जाता है, परिसीमन होता है, और ये जो निर्वाचन क्षेत्र है इसका परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होता है। एक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। निर्वाचन के लिए बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव में मैदान में खड़े हो जाते हैं, और मतदाता केवल एक मत प्रदान करते हैं, एक मत एक आदमी को देते हैं,
और निर्वाचन में डाले गए जो मत हैं उसमें जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा मत मिल जाते हैं, वोट मिल जाते हैं, उनको निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। अब इसकी आलोचना कैसे होती है? देखिए, बहुमत प्रणाली ये तो सैद्धांतिक रूप से स्वीकार की जाती है, लेकिन व्यवहार में ये अल्पमत प्रणाली के रूप में काम करती है। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल डाले गए मतों की संख्या 100 है और 5 उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं और मतों का जो विभाजन है 5 उम्मीदवारों के बीच में, जैसे 30, 20, 15, 10 और 25% है, तो यह निर्वाचन में वह उम्मीदवार विजय घोषित कर दिया जाएगा जिसके सबसे ज्यादा है इसमें 30। तो 30% मत प्राप्त करने वाला, जो कुल मतों की संख्या है 30% इनको मिला है, लेकिन जो अगर इनको ऐड करें तो 70% जो है वो तो इनके विरोध में मत दिया, या ये कहिए इनको वोट नहीं दिया, बाकी लोगों को दिया गया है। तो यहां पर एक व्यवस्था पैदा हो जाती है कि 70 लोग तो अभी भी इनके अगेंस्ट है, इनकी विचारधारा, इनकी नीतियों को नहीं फॉलो करते हैं। तो इस प्रणाली में केवल एक ही स्थिति उत्पन्न होती है, या तो मत 100% सफल हो जाता है या 100% व्यर्थ हो जाता है। यानी जिन लोगों ने इनको वोट दिए हैं उनके वोट जो है वो वेस्ट हो गए। तो ये जो प्रणाली है इसमें अल्पसंख्यक समुदाय इनके व्यक्तियों के उनके उचित रिप्रेजेंटेशन प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र में जिस समुदाय के व्यक्तियों की संख्या ज्यादा होगी वो अपने समुदाय यानी कि जाति के व्यक्ति को विजय बनाने की कोशिश करेगा, अपने धर्म के, अपने जाति के, अपने संप्रदाय का आदमी को वोट दे देगा, चाहे वो आदमी अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो ये प्रणाली क्षेत्रीय और जातीय भावनाओं को बहुत प्रोत्साहन देती है, क्योंकि ये संकीर्णता, राजनीति में संकीर्णता जो है उसको और आगे बढ़ाती है। बहुमत प्रणाली के जो दोष है उसको दूर करने के उद्देश्य से जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है वो फिर अस्तित्व में आई। भारतीय निर्वाचन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं आप बताइए। तो हिंदुस्तान में जो निर्वाचन प्रणाली है उसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। एक तो वयस्क मताधिकार है, यानी यह लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन के लिए जो वयस्क मताधिकार है उसके आधार पर किए जाएंगे। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था संविधान में की गई है और उसमें कहा गया है कि हर व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जो कानून के अंदर किसी निर्धारित तिथि पर 18 साल का हो गया है, वो संविधान और कानून के अंतर्गत निर्वाचन के लिए या निर्वाचन की दृष्टि से योग्य है, अयोग्य नहीं है, और उसको निर्वाचन में मतदाता के रूप में भाग लेने के पूर्ण अधिकार है। संयुक्त निर्वाचन पद्धति, देश में जो संयुक्त निर्वाचन प्रणाली है उसको अपनाया गया है। हर एक निर्वाचन क्षेत्र में एक ही मतदाता सूची होती है जिसमें उस क्षेत्र के सभी मतदाताओं के नाम होते हैं और वे सभी मिलकर एक प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं, निर्वाचन करते हैं। धारा 325 में हर एक प्रादेशिक निर्वाचन हेतु संसद और राज्य विधानसभा के सदस्य चुनने हेतु सामान्य मतदाता सूची होगी, यानी वोटर लिस्ट होगी, और कोई भी भारतीय धर्म, जाति, लिंग के आधार पर सूची में नाम लिखाने के लिए या उसके सूची में नाम दर्ज हो ना हो इसके लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। कोई भी इसमें आएगा जो भारत का नागरिक है। अनुसूचित जातियों की हेतु सुरक्षित स्थान। देखिए, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली जो है इसके कारण हमारे संविधान निर्माताओं ने जो SC ST उनके लिए कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको आरक्षित कर रखा है। प्रत्यक्ष निर्वाचन, लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका, पंचायत, इनमें निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे राज्यसभा लगी, अगर हम दूसरी तरफ देखें, ये यहां से यहां तक तो मैंने बताया आपको प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, लेकिन राज्यसभा, राज्य विधान परिषद जो होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यहां पर अप्रत्यक्ष रूप से लोग चुनते हैं। बेसिकली जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन, भारतीय निर्वाचन प्रणाली की एक और बहुत बड़ी विशेषता है कि यहां स्वतंत्र और निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर निर्वाचन होता है। तो ये सच्चे लोकतंत्र के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। संविधान निर्माताओं ने जो निर्वाचन है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष हो उसको करवाने हेतु निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की है, व्यवस्था की है। गुप्त मतदान, ये बहुत बड़ी विशेषता है। इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन हेतु यह बहुत जरूरी हो जाता है। मतदान करने वाले के अतिरिक्त
कोई अन्य व्यक्ति को यह पता ही नहीं होगा कि किसने किसके पक्ष में मतदान किया है। एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र है, यानी एक क्षेत्र से एक ही आदमी इलेक्ट होगा, तो जिस प्रांत से जितने विधायक निर्वाचित होने होते हैं उस प्रांत को उतने निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। तो एक प्रतिनिधि एक जगह से चुना जाता है और वो रिस्पॉन्सिबल होगा इस क्षेत्र के लिए, चाहे विधानसभा क्षेत्र हो चाहे वो लोकसभा क्षेत्र हो। जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन, भारत में संसद और विधानसभा इसके निर्वाचन हेतु जो निर्वाचन क्षेत्र है उसकी व्यवस्था जो है जनसंख्या के आधार पर की जाती है। इसी तरीके से अगर आप देखें 543 सीट्स है, 84 सीट जो है एससी शेड्यूल कास्ट सीट्स है। इसका मतलब ये है कि उनकी जनसंख्या के हिसाब से जो निर्वाचन क्षेत्र है वो बनाए गए हैं। राज्य विधानसभा के सदस्यों के संख्या के अनुसार राज्यों को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। परिसीमन, बाउंड्री बनाना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में इनके लिए निर्वाचन क्षेत्रों को परिसीमन, इनकी बाउंड्री इस तरीके से बनाई जाती है कि विधानसभा का कोई भी निर्वाचन क्षेत्र एक ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ही हो। ऐच्छिक मतदान, अब मतदान करना ना करना आपके ऊपर है। अगर आप नहीं करते तो आपको दंड नहीं मिलेगा, करना अच्छा रहता है हमेशा। निर्वाचन याचिका, अगर निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद है तो उसके लिए निर्वाचन याचिका है, उसकी व्यवस्था है। पहले निर्वाचन याचिकाएं आयोग के पास आती थी और वह किसी न्यायाधीश को इन्हें सुनने के लिए नियुक्त करता था, लेकिन अब सभी याचिकाएं उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के पास जाती हैं। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन का प्रबंध जो है निर्वाचन आयोग इनके नियंत्रण के अधीन होता है। भारतीय संविधान में निर्वाचन प्रक्रिया के प्रबंध हेतु एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्वाचन आयोग गठित किया गया है और ये जो आयोग है आजकल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसमें होते हैं, 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। निर्वाचन के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार है, तो संविधान ने यह कहा है कि निर्वाचन संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। संसद के जो विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु मतदाताओं की सूचियां तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन और बाकी जो समस्या है उनसे संबंधित भी कानून बना सकती है। देश में निर्वाचन की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, संक्षेप में आपको बताना है। तो भारत में जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था, यानी निर्वाचन की व्यवस्था में सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्र को निश्चित करना होता है कि लोकसभा में जितने सदस्य चुने जाते हैं लगभग समान जनसंख्या वाले उतने ही क्षेत्र को समस्त भारत को उस भाग में विभाजित किया जाता है जैसे पूरा यह भारत है। तो इसको 543 भाग में इस तरह से डिवाइड किया जाएगा कि सबके अमूमन एक जैसी जनसंख्या हो। इस तरीके से विधानसभा के निर्वाचन के लिए ये राज्य है, मान लीजिए एक राज्य है, ये राज्य हो गया, इस राज्य को भी इस भाग में ऐसे डिवाइड किया जाता है विधानसभा के लिए ताकि समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में ये विभाजित हो और हर एक राज्य में जो अपने विधानसभा क्षेत्र बनाए वहां से एक विधायक चुना जाए और जो आपने लोकसभा क्षेत्र बनाया है उससे एक सांसद चुना जाए। फिर मतदाताओं की सूची बनाना होता है। सबसे पहले जो मतदाता की सूची है, सबसे पहले सर्वप्रथम मतदाताओं की अस्थायी सूची हम तैयार करते हैं। इस सूची को कुछ विशेष स्थानों पर जनता को देखने के लिए रखा जाता है। यदि किसी सूची में किसी का नाम ना हो, लिखने से रह गया हो या किसी का नाम भूल से लिख गया हो तो एक निश्चित तिथि तक संशोधन करवाने के लिए प्रार्थना पत्र देना होता है और फिर संशोधित सूचियां मतलब चेंज अमेंडेड सूचियां तैयार की जाती है। फिर निर्वाचन तिथि की घोषणा होती है, निर्वाचन आयोग करता है। तो निर्वाचन आयोग तिथि की घोषणा पहले केंद्रीय सरकार और राज्यों की सरकारों से विचार विमर्श के बाद करता है। फिर निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति होती है। निर्वाचन आयोग हर एक राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी और प्रत्येक क्षेत्र में एक निर्वाचन अधिकारी, पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर और बाकी अनेक कर्मचारी नियुक्त करता है जो कि सरकारी मशीनरी से आते हैं। नामांकन पत्र दाखिला करना, अब क्योंकि तैयारी हो गई है तो कैंडिडेट आएंगे वो नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। निर्वाचन में भाग लेने वाले जो व्यक्ति है उनके नाम का प्रस्ताव एक निश्चित तिथि के अंदर छपे फॉर्म पर जिसका नामांकन पत्र है किसी एक मतदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा मतदाता उसका अनुमोदन करता है और जो व्यक्ति है, जो उम्मीदवार है, वो भी उस पर स्वीकृति देता है। तो प्रार्थना पत्र के साथ जनमत इसकी जमानत
के साथ जमानत की निश्चित राशि जमा करवानी पड़ती है कि अगर आप हार गए तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी, वापस नहीं मिलेगी। फिर नाम की वापसी कर सकते हैं आप। अगर मान लीजिए आप चुनाव में खड़े हो गए और फिर आपको लगता है कि नहीं, मुझे नहीं खड़ा होना चाहिए, तो आप इससे बाहर निकल सकते हैं। यदि उम्मीदवार किसी कारण से अपना नाम वापस लेना चाहता है तो एक निश्चित अवधि तक उसके पास ऐसा करने का अधिकार है, नाम वापस ले सकता है, और जब जमानत की जो राशि उसने जमा की है उसको वापस मिल जाती है। जांच और आपत्तियां। अब एक निश्चित तिथि को आवेदन पत्रों की जांच की जाती है। यदि किसी प्रार्थना पत्र में कोई त्रुटि है, अशुद्धि पाई जाती है, तो आवेदन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसके आवेदन पत्र के संबंधित कोई आपत्ति दर्ज कराना चाहे तो ऐसा करने का अधिकार उसे दिया जाता है। यदि आपत्ति उचित सिद्ध हो जाए तो उम्मीदवार का आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जाता है। ऐसी निर्वाचन अभियान है। अब जैसे ही निर्वाचन की घोषणा हो जाती है, राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार प्रसार आरंभ कर देते हैं। लेकिन वास्तव में निर्वाचन में तेजी नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल के पश्चात ही आती है, उसके बाद ही आती है। तो राजनीतिक दल का निर्वाचन घोषणा पत्र, राजनीतिक दल अपने निर्वाचन के लिए घोषणा पत्र जारी करते हैं कि हमारा ये घोषणा पत्र है, हम आपके लिए ये करेंगे। तो राजनीतिक दल सभाएं करते हैं, पोस्टर बांटते हैं, पोस्टर लगाते हैं, रेडियो, दूरदर्शन, टीवी चैनल, इनके द्वारा अपने नीतियों को बताते हैं, प्रचार करते हैं। उसके बाद आती है मतदान और परिणाम की बारी। मतदान होता है, वोटिंग मशीन सिस्टम अब हमारे पास है। तो मतदाता अपने उम्मीदवार के सामने जो भी उनका सिंबल हो वहां बटन दबाते हैं और अपने मत को प्रदान करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं। अब इन मशीनों द्वारा मतों की गणना बहुत जल्दी हो जाती है और उम्मीदवार कुल मतों का जो भी भाग प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, जैसे 1/10 भी नहीं प्राप्त कर पाते, तो उनकी जमानत जब्त हो जाती है। यानी कि कुल मतों का 1/10 उनका भाग अगर नहीं मिला तो उनकी जमानत जब्त हो गई। तो ये बात हुई इस टॉपिक की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।